देखो मैंने आपको रेपो रेट तक पढ़ा दिया था, ठीक है नहीं। रेपो रेट क्या होती है? तो जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, अल्पकालीन उधार, यानी कि जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए उधार देता है, उसे आपके पास रेपो रेट कहा जाता है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट होती है आपके पास, यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में से तरलता को निकालता है या खींचता है। मतलब रेपो रेट में तो क्या है, आरबीआई से बैंक पैसे लेते हैं, यह आरबीआई है, आरबीआई, और ये हैं बैंक्स। तो ये आरबीआई से जब पैसे इधर जाएंगे तो ये जाएंगे रेपो रेट के अंतर्गत। आरबीआई से जब बैंक उधार लेते हैं तो किस दर पर लेते हैं? रेपो रेट पर। और जब बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं और महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आरबीआई क्या काम करता है? मार्केट से पैसे को खींचने के लिए बैंकों के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे जमा हैं, आरबीआई उनसे पैसे ले लेता है। तो वो किस दर पर लेगा? वो लेगा आपके पास रिवर्स रेपो रेट, उल्टा, यानी रिवर्स हो गया। पहला आरबीआई देता है रेपो रेट पर और रिवर्स रेपो रेट पर उधार लेता है बैंकों से। रिवर्स रेपो रेट जो है हमेशा रेपो रेट से 1% कम होती है, ठीक है नहीं, लगभग हमेशा 1% कम होती है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि रिवर्स रेपो रेट क्या है कि वह दर जिस पर आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनसे उधार लेकर बाजार में से तरलता को कम करता है या खींचता है। और रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से 1% कम होती है। अब मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट अगर ज़्यादा होगी, भाई मान लो आरबीआई ज़्यादा दर पे बैंक, आरबीआई से क्या बोलेंगे आपके पास, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी तो बैंक क्या काम करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा फिर पैसा आरबीआई को दे देंगे। क्यों? आरबीआई मान लो जब ज़्यादा ब्याज देगा बैंकों को, तो बैंक अपने पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आरबीआई को दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? आरबीआई के पास पैसा मरने का खतरा भी नहीं है। भाई किसानों को कर्ज देंगे या अन्य लोगों को कर्ज देंगे तो पैसा भी डूबने का खतरा है, लेकिन आरबीआई से तो मतलब ही ना है पैसा डूबने का। तो इसलिए अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो बैंक आरबीआई को ज़्यादा पैसे जमा करा देंगे ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। उससे क्या होगा? जो ऋण की बैंकों के पास जो ऋण पूंजी है, ऋण देने की साख सृजन क्षमता है उनकी, वो घट जाएगी क्योंकि उनके पास पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो साख सृजन क्षमता भी लिख सकते हैं इसे, साख सृजन क्षमता, क्षमता, ये भी क्या हो जाएगी? क्षमता कम हो जाएगी। जब बैंकों के पास पैसे कम रहेंगे तो बाजार में फिर तरलता भी नहीं रहेगी। भाई बैंक लोगों को पैसे कम देंगे तो ऑटोमेटिक ही मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। और जब बैंकों के पास पैसे कम रहेंगे तो वो अपनी ब्याज दर बढ़ा देंगे क्योंकि उनके पास पैसे का क्रंच है, पैसे की कमी है, तो ज़्यादा ब्याज दर पर लोगों को उधार देंगे मुनाफा कमाने के लिए। जब ब्याज दर बैंक बढ़ा देंगे, लोगों को ज़्यादा ब्याज पर पैसे देंगे तो लोग पैसे लेने से थोड़ा सा वही लोग लेंगे जिन्हें ज़रूरत है। जो लोग मान लो गाड़ी लेना चाह रहे थे तो ब्याज दर ज़्यादा है तो वो सोचेंगे कि यार चलो अभी नहीं ले रहे, अभी काफ़ी रेट हैं, अभी बैंकों से ब्याज या लोन जो है कार लोन महंगा है, इसलिए अभी नहीं लेंगे। जो बेचारे जिन्हें ज़रूरत है वही ले पाएंगे। तो उससे क्या होगा? जब सारे लोग नहीं ले पाएंगे तो मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो इकोनॉमी में जो तरलता है वो कम हो जाएगी। जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो निवेश कम होगा, निवेश कम होंगे तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होंगे तो लोगों के पास पैसे कम रहेंगे तो वो कम वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे क्या होगा? डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो फिर क्या होगा? बस मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट,
इन दोनों का यूज जो है आरबीआई बाजार में पैसा डालने और बाजार से पैसा निकालने के लिए करता है। जब आपके पास आरबीआई को बाजार में पैसे डालने होते हैं तो वो रेपो रेट को कम कर देता है, जिससे बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई से पैसा कर्ज लेते हैं। और जब बाजार से पैसा खींचना होता है तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो बैंकों के पास जो मतलब ज़्यादा तरलता है वो आरबीआई के पास चली जाती है और मार्केट में पैसे कम हो जाते हैं और महंगाई कम हो जाती है। ये बताइए, ये साइकिल आपके समझ में आई? हाँ, इकोनॉमिक्स, ये साइकिल आई समझ में नहीं? बाजार में कि हाँ ब्याज दर महंगा करेगा, हाँ मांग कम होगा, जब ब्याज आ सकता हाँ जी, है, कम। जब निवेश कम होगा तो रोजगार भी कम मिलेगा और लोगों के पास पैसे कम होंगे तो लोग वस्तु कम खरीदेंगे। अब मान लो आरबीआई, ये बंद करो माइक। अब मान लीजिए आरबीआई अपनी दर घटा दे, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये कम करे। तो जब ये कम होगी तो बैंक आरबीआई के पैसे के पास क्यों जमा करेंगे पैसे? तो बैंक मार्केट में पैसे देंगे लोगों को उधार, क्योंकि बैंकों का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो जब दर कम मिल रही है तो फिर बैंक क्या काम करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे। तो उससे क्या होगा, बैंकों के पास पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो बैंक आरबीआई के पास जमा नहीं करेंगे कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम किया हुआ है। तो बैंकों के पास पूंजी ज़्यादा होगी ऋण देने के लिए, तो ऋण देने की जो क्षमता है बैंकों की, साख ऋण क्षमता, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देंगे तो बाजार में जो तरलता है, लिक्विडिटी है, यानी पैसे की जो मतलब आदान प्रदान है, वो ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, बैंक अपनी ब्याज, जब पैसा बैंक के पास भरपूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है, तो बैंक क्या काम करेंगे, अपनी ब्याज दर कम कर देंगे थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा ले सकें। और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा तो लोग अपने शाम को मार्केट निकल जाएंगे कुछ सामान खरीदने के लिए। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो मांग बढ़ जाएगी, और जब मांग बढ़ जाएगी आपके पास तो इकोनॉमी में तरलता ही बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करेंगे। जब इकोनॉमी में तरलता बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो यहाँ लिख लीजिए रोजगार भी बढ़ेगा। यहाँ तो ऊपर रोजगार कम हुआ था, यहाँ रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि निवेश बढ़ रहा है। जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास क्या होगा, पैसे आएंगे। लोगों के पास जब पैसे आएंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे, अपने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन पर खर्च करेंगे। तो उससे क्या होगा, मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई ये दर जब कम करता है जब आरबीआई को मार्केट में पैसा डालना होता है, मंदी से अर्थव्यवस्था को निकालना होता है। ठीक है, ये आरबीआई को लग रहा है कि अब वस्तुओं की जो महंगाई है वो निम्न स्तर पर है, अब थोड़ा सा उछाल लाया जाए, ताकि जो है उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, उत्पादक जो कंपनियां, उन्हें भी थोड़ा फायदा हो। ठीक है, तो ये साइकिल इस टाइप से चलेगी। क्लियर हुआ? अब ये आपको ध्यान रखना कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा जो है रेपो रेट से 1% कम होती है, हमेशा ये क्या होती है, 1% कम। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सकल जमा, ग्रोस डिपॉजिट क्या होता है, यानी बैंकों के पास कुल पैसे कितने रूप में जमा रहते हैं। तो देखो बैंकों के पास जो बैंकों सकल जमा का मतलब कुल जमा कितना है बैंकों के पास, या बैंकों को कितना देना है लोगों को। तो देखो बैंकों के पास जो पैसे हैं वो किस रूप में रहते हैं। एक तो बैंक लोगों के सेविंग अकाउंट खोलते हैं, यानी कि करंट मतलब व्यापारियों के करंट अकाउंट खोलते हैं, और आम लोगों के सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो इनमें जो पैसा जमा रहता है वो बैंक के पास होता है। एक बैंक ने जो है आपके पास रिक्यूरिंग सेविंग कर रखी है, यानी कि आवर्ती जमा के तहत कुछ इकट्ठा कर रखा है पैसा लोगों ने, ठीक है नहीं। तो एक वो पैसा है, एक फिक्स डिपॉजिट है, एफडी लोगों ने कर रखी है बैंक में, एक बैंक के पास वो पैसा है। ये सारा पैसा बैंक के पास रहता है।
अब बैंक मतलब जो ग्रोस डिपॉजिट है, टोटल कितना जमा है बैंक के पास, अब प्लस इसमें जो बैंक का ब्याज आता है, इसमें जो ब्याज बैंक का शामिल होगा वो और ऐड कर लीजिए, जो बैंक ब्याज कमाता है। तो उसको ऐड करने के बाद जो राशि आती है उसी को बोलते हैं, मतलब सॉरी 1 मिनट रुकिए, ये सकल जमा का मतलब ये बैंकों के पास जमा है तो इसे बोलते हैं सकल जमा। लेकिन अगर मान लो बैंकों को देना पड़ा, सकल देयता क्या होती है, तो सकल देयता को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस लायबिलिटी। सकल देयता ये होती है कि बैंकों के पास जो ये जमा है, ये बैंक का अपना पैसा कोई ना है, ये तो लोगों का पैसा है। अब लोगों का पैसा जो बैंकों के पास जमा है तो बैंक उस पर ब्याज देते हैं। तो अगर लोगों के पैसे में प्लस कर दो ब्याज को जो बैंक को देना है, तो टोटल क्या आ जाता है आपके पास, सकल देयता। यानी बैंक के पास कुल इतनी देनदारी है, यानी लोगों का पैसा जो इस फॉर्म में जमा है, चालू खाते के फॉर्म में, बचत खाते के फॉर्म में, आवर्ती जमा के फॉर्म में या सावधि जमा की फॉर्म में, इस पैसे, ये पैसा प्लस ब्याज, इतना पैसा जो है बैंक को लोगों को लौटाना है। ये लोगों का पैसा है बैंक के पास जमा। तो जब बैंक के पास जो बैंक को पैसा लौटाना है ब्याज सहित, उसी को बोलते हैं बैंक की कुल देनदारी या सकल देयता या ग्रोस लायबिलिटी। ठीक है नहीं, या फिर सकल मांग बोलते हैं इसी चीज को आवधि देयता भी बोलते हैं। ग्रोस डिमांड यानी सकल मांग और एंड टर्म लायबिलिटी, इसी चीज को बोलते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं GDTL। सकल मांग एवं आवधि जमा का मतलब यह है कि जो मतलब आपके पास मांग के आधार पर, जैसे सेविंग अकाउंट होता है तो ये मांग के आधार पर होता है, लोग कभी भी निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। आवधि जमा में ये दोनों आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आवर्ती जमा और सावधि जमा भी। ठीक है नहीं, तो इसलिए इस पैसे को जो बैंक को देना पड़ता है ब्याज सहित लोगों को, तो उसे बोलते हैं सकल देयता या फिर सकल मांग एवं आवधि देयता। ठीक है नहीं, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। आप ऐसा समझिए कि ये बैंक के पास कुल पैसे लोगों के जमा हैं जो बैंक को ब्याज सहित लौटाने हैं, इतना पैसा बैंक के पास है अभी। ठीक है नहीं, जमा GDTL की फॉर्म में। अब इस पैसे में से इंटर बैंकिंग लायबिलिटी घटा दो, यानी कुछ पैसा ऐसा होता है कि हर बैंक मतलब हर बैंक का हर बैंक में अपना खाता होता है। जब तो आप देखते होगे कि मेरे तो मान लो सपोज करो बैंक है SBI, आपकी बैंक है इलाहाबाद बैंक, तो आप इलाहाबाद बैंक से SBI में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो एकदम। तो कैसा हो जाता है, क्योंकि हर बैंक का हर बैंक में खाता खुला हुआ होता है जहाँ वो पैसे रखता है वो। ठीक है नहीं, तो अगर इस टोटल देयता में से इंटर बैंकिंग लायबिलिटी यानी कि अंतर बैंकिंग देयता को निकाल दी जाए, क्योंकि मान लो सपोज करो SBI के ग्राहक हैं तो उन लोगों को बहुत सारा पैसा ऐसे लोगों को भी देना पड़ता है जो अन्य बैंक के ग्राहक हैं, मान लो इलाहाबाद बैंक के हैं, पंजाब नेशनल बैंक के हैं, तो इसलिए SBI को अन्य बैंकों के साथ ट्रांजिशन के लिए कुछ पैसा रखना पड़ता है, इंटर बैंकिंग लायबिलिटी जो अन्य बैंकों को देनी है। मान लो मैंने चेक काट दिया इलाहाबाद बैंक के लिए, आपकी बैंक के इलाहाबाद, तो अब आप क्या बोल, जिसे मैं चेक दूंगा वो कहाँ जमा करेगा, SBI में जाकर जमा कर देगा या अपनी इलाहाबाद बैंक में करेगा। इलाहाबाद बैंक में करेगा वो चेक फिर चेक के पैसे कहाँ से आएंगे आपके अकाउंट में, क्योंकि SBI का खाता इलाहाबाद बैंक में होगा, वो उस खाते में से पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगा और चेक जो है उधर जमा चला जाएगा SBI के पास। समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है भाई नहीं? मतलब ये है कि मान लो सपोज करो ये मैंने अगर चेक आपको काट के दिया, मान लो मेरा SBI में खाता है, मैंने आपको चेक काट के दिया, आपका खाता है इलाहाबाद बैंक में या PNB में, तो आप क्या काम करोगे, PNB बैंक में जाओगे और ये चेक जमा करोगे। अब PNB बैंक आपके चेक ले आपसे लेगा और
अब तो हाथों हाथ भी हो जाता है, नहीं तो एक दो दिन बाद आप वो पैसा आपके अकाउंट में डाल देगा। अब वो पैसा उसने आपके अकाउंट में क्यों कैसे डाला, क्योंकि हर बैंक में हर बैंक का अकाउंट होता है। यानी पीएनबी में एसबीआई का जो अकाउंट था, क्योंकि मेरी बैंक एसबीआई थी, एसबीआई का जो अकाउंट था पीएनबी में, उसने उसमें से पैसे निकाले और आपके अकाउंट में डाल दिए, और वो चेक कहाँ चला जाएगा, एसबीआई बैंक को चला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी को बोलते हैं, जब हर बैंक का हर बैंक में खाता होता है, इसी को बोलते हैं इंटर बैंकिंग लाइबिलिटी। अंतर दे मतलब अंतर बैंकिंग देयता, ठीक है नहीं? तो हिंदी में आप लिखना चाहें लिख लीजिए, अंतर बैंकिंग देयता, ये हो गया, ठीक है नहीं? तो ये मतलब बैंक को देना पड़ता है, ये पैसा बैंक को देना ही पड़ता है, क्योंकि ये आपके पास बैंक पे देनदारी होती है, ठीक है, अन्य खातों की, अन्य बैंकों के खातों। तो जब बैंक के पास जो टोटल जमा है और जो बैंक को ब्याज देना है, उन राशियों में से इंटर बैंकिंग लाइबिलिटी को निकाल दिया जाता है, तो क्या बचता है निवल मांग आवधि देयता। निवल का मतलब नेट, नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी, यानी कि अब बैंक के पास टोटल इतना पैसा है, ठीक है नहीं, जो बैंक के पास जमा रहता है लोगों का, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है? जीजीटीएल और एनडीटीएल दोनों आपके, ये जीडीटीएल और ये है। अरे देखो आप ऐसे समझ, मेरी आवाज क्यों आती है वापसी, जैसे तुम माइक खोलते हो? जैसा आप ये समझिए, मान लो आप किसी बैंक को चला रहे हो, तो आप क्या करोगे, लोगों का खाता खोलोगे, चालू खाता जो बिजनेसमैन है, बचत खाता खोलोगे, आवधि जमा यानी कि ऐसा जमा होगा कि कुछ टाइम बाद लोग निकाल सकते हैं। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी सावधि जमा, यानी ये आपके पास जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तभी टूटता है, ठीक है, बात आ रही समझ में? तो अब इतना पैसा बैंक में हर समय जमा रहता है, ये लोगों का जो बैंकों में बचत खाते खुले हुए हैं उनमें जो जमा पैसा है, चालू खाते जो है उनमें जो जमा पैसा है, ये इतना बैंक के अंदर हर समय रहता है बैंक में। अब बैंक को इतना पैसा लोगों का है, बैंक को तो लौटाना है, यानी कि अगर हम कहें कि बैंक के पर देयता कितनी है, तो इतना पैसा जो लोगों का जमा है, वो देयता का मतलब जो बैंक को देना है लोगों को, तो इतना पैसा देना है, प्लस बैंक जब आप पैसा जमा करते हो तो उस पर ब्याज भी देती है ना, देती है, तो प्लस ब्याज अगर मैं क्या, अरे सभी में देती है ना, चालू खाते में नहीं देती बस ब्याज, इस पर भी ब्याज देती है, फिक्स डिपॉजिट पर भी, आवर्ती जमा पर भी ब्याज देती है, सेविंग अकाउंट पर भी ब्याज देती है। तो हाँ, करंट अकाउंट में नहीं देता, बाकी तो देता है, बचत जमा पर, आवर्ती जमा पर, इसमें इन तीनों पर तो देता है ना। तो बैंक के पास ये जो पैसा जमा है उसमें अगर ब्याज को जोड़ना है जो बैंक को देना है, तो इतना टोटल पैसा अब ये हुआ जो बैंक को लोगों को लौटाना है ब्याज सहित, है ना। इसी को कहते हैं टोटल देनदारी, ग्रोस लायबिलिटी, यानी बैंक की कुल कुल देनदारी है, ये इतना पैसा बैंक को देना देना है। क्लियर हुआ ये? और इसी को दूसरा वर्ड ये कह देते हैं सकल मांग एवं आवधि देयता, यानी सकल मांग यानी कि ग्रोस डिमांड एंड जो टर्म लायबिलिटी, इसी को आपके पास कह देते हैं। ग्रोस डिमांड का मतलब ये जो खाते होते हैं बचत खाते, ये मांग के आधार पर खुलते हैं, ठीक है नहीं। और आवधि देयता में ये दोनों खाते जाते हैं, सावधि जमा और मतलब आवर्ती जमा। तो इसलिए इसे या तो बोल दो ग्रोस लायबिलिटी बोल दो, या फिर बोल दो ग्रोस मतलब डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, सकल मांग एवं आवधि देयता। इतना पैसा बैंक को लोगों को देना है, जो लोगों का बैंक में जमा है प्लस ब्याज, इसी को जीडीटीएल बोलते हैं।
ये इसलिए समझा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि आगे इनका यूज है। समझ में आ रही बात? तुम तो अपने कह देते हो। अब देखो यहाँ से IBL इंटर बैंकिंग, ये चीज़ समझ में आ गई थी आपके पास। इंटर बैंकिंग लायबिलिटी क्या होती है? यानी कि बैंक के पास वो पैसा जो अन्य बैंक के खाते, अन्य बैंक के ट्रांजिशन के लिए बैंक अपने खातों में रखती है दूसरी बैंकों में। मतलब SBI का वो पैसा जो उसे PNB में अपने खाते में रखना पड़ता है दूसरी बैंकों के ट्रांजिशन के लिए। मान लो मैं हूँ, मैं SBI से पैसा निकालना चाहता हूँ ATM से। अब SBI का तो मेरे पास ATM है नहीं, मेरे पास आस पास है PNB का ATM। तो मैं PNB के ATM में जाऊँगा, कार्ड लगाऊंगा और पैसे निकाल लूँगा, तो पैसा मुझे मिल जाएगा। लेकिन वो पैसा कहाँ से कटेगा? वो पैसा जो कटेगा वो SBI के अकाउंट से कटेगा जो PNB में खुला हुआ रहता है। समझ आ रही बात? अब मान लो टोटल देनदारी जो है बैंक की GDTL, अगर उसमें से ये इंटर बैंकिंग लायबिलिटी घटा दी जाए तो बन का आती है हमारी नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। यानी अब इतनी टोटल पैसा ये है NDTL, टोटल इतना पैसा है जो बैंकों को लोगों को लौटाना है, इसी को बोलते हैं NDTL। अरे वो चार्ज लेता है ना, मतलब सर्विस चार्ज लेते हैं ना। हाँ तो सर्विस चार्ज लेते हैं वो, उनके अपने वो होते हैं नियम। अब कहाँ इतना कटता है, थोड़ा बहुत कटता है, अब कहाँ कटता है। हाँ तो वो तो नियम, बैंकों के जो नियम है वो तो उसके हिसाब से चलता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपके NDTL और GDTL। हम्म। हाँ RBI नहीं, SBI। हाँ इंडियन, मतलब ऐसा होता है ना, हर बैंक में हर बैंक का खाता होता है। अब आप मतलब PNB का SBI के यहाँ भी खाता होगा और SBI का PNB के यहाँ भी खाता होगा। कोई मान लो PNB का ग्राहक SBI बैंक से जाता है पैसे निकालने आपके पास ATM से, तो पैसा कौन से खाते में से कटेगा? जो SBI बैंक में PNB का खाता होगा उससे कटेगा। या कोई ग्राहक ऐसा है जो जिस पे SBI का चेक है, SBI बैंक का, जो ठीक है ना, किसी ने काट के दिया है, उसकी बैंक, जिसने चेक काटा उसकी बैंक SBI है, और जबकि जिसे चेक काटा है व्यक्ति को, उसका बैंक है PNB, उसका बैंक PNB में है। तो वो चेक को PNB में ही तो जाकर जमा करेगा अपने अकाउंट में। तो उसके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो उस खाते से आएगा जो PNB में SBI बैंक का खाता खुला हुआ है। समझ में आ गई? सिंपी तुम्हारे समझ में आया कुछ? दादी ठीक है? कब सुबह गए नहीं? चलो कोई बात नहीं, कल चले। तो देखो नगद आरक्षित अनुपात, अब आता है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है भाई? मान लो कोई व्यक्ति अगर बैंक स्थापित करता है या बैंक खोलता है, तो उस जब बैंक खोलेगा आपके पास, तो उसके पास वो खाते भी खोलेगा लोगों के, FD भी करेगा, सब काम करेगा। तो RBI ये कहता है कि भाई आपके पास जितना ये NDTL आया है, यानी जितना पैसा आपको लोगों को लौटाना है ब्याज सहित, ठीक है ना, नेट पैसा, उस पैसे का एक निश्चित परसेंट RBI तय करता है कि 4% या 5%, उस पैसे का निश्चित परसेंट RBI के पास जमा रखना होगा आप। यानी जितना पैसा आपको लोगों को लौटाना है उसका 4% पैसा RBI के पास आपको जमा रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आती है, विपरीत सिचुएशन,
तो आपकी बैंक को बचाया जा सके फेल होने से। समझ में आ रही बात? तो जो पैसा बैंक अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल क्या है, जो पैसा बैंक को ब्याज सहित लोगों को लौटाना है वो पैसा, उसका, हाँ, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, इसका एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई ये कहता है हमारे पास जमा रखो। और इसी को क्या कहा जाता है, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, कि बैंक कितना पैसा जो है आरबीआई के पास रखते हैं, इसी को कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है। कोई परेशानी? और इसकी जो परसेंटेज है उसे कौन निर्धारित करता है, आरबीआई निर्धारित करता है। ठीक है, आरबीआई तय करता है कि 4% रखना है, 5% रखना है। जब आरबीआई देखता है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इसका मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा है, उसे खींचने के लिए आरबीआई बैंकों से कह देता है कि आप एक काम कीजिए, 1% बढ़ा देगा, 5% रखिए। जब पैसा मार्केट में पहुंचाना है तो इसे कम कर देगा, क्योंकि बैंकों के पास फिर ज़्यादा पैसा बच जाएगा। यह बैंक की नकदी की समस्या को खत्म करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में रखा जाता है। यानी बैंक के सामने नकदी की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सुरक्षा कवच के रूप में इसे रखा जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब मान लो सपोज करो CRR बढ़ा दे, आरबीआई जो है बैंकों से कहता है कि भाई हम आपको हमारे यहाँ ज़्यादा पैसा रखना होगा। अब बैंक जब ज़्यादा पैसा आरबीआई को देंगे तो बैंकों के पास पूंजी कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी, बताइए? कम हो जाएगी ना। अगर मान लो CRR को, नगद आरक्षित अनुपात को आरबीआई बढ़ा दे, उसकी परसेंटेज बढ़ा दे, तो बैंकों को आरबीआई, मतलब CRR क्या होता है, यानी वो पैसा, एनडीटीएल का वो भाग जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है जरूरी। अगर आरबीआई इसकी रेट बढ़ा दे, आरबीआई कहता है कि भाई अब ऐसा है, पहले हम तुमसे 4% लेते थे रखने के लिए, अब 5% रखो हमारे पास, तो बैंकों के पास पूंजी कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब बैंकों के पास पूंजी कम हो जाएगी तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे कि कम दे पाएंगे? तो उसकी साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। जब बैंक कम लोन देंगे, बैंक के पास कम रहेंगे, तो वो अपनी ब्याज दर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ा देंगे। ब्याज दर बढ़ा देंगे क्योंकि उनके पास पैसे कम है, मांगने वाले ज़्यादा हैं। जब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो सारे लोग लोन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? जब सारे लोग नहीं ले पाएंगे तो निवेश कम होगा कि ज़्यादा होगा? जब निवेश कम होगा तो रोजगार कम होगा कि ज़्यादा होगा? जब जब लोगों के पास पैसे, रोजगार कम होगा तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे कि कम आएंगे? जब लोगों के पास कम पैसे आएंगे तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, कम खरीदेंगे? कम खरीदेंगे तो मांग बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो वस्तुओं की कीमतें, जब आपके पास लोग खरीदने रहे तो मांग घट गई, तो वस्तुओं की कीमतें घटेंगी कि बढ़ेंगी? घटेंगी। तो महंगाई कम होगी कि ज़्यादा होगी? अच्छा, चलो ठीक बात। अब जब महंगाई कम हो जाएगी, लोग वस्तु खरीद नहीं रहे, तो आप ये बताइए कंपनियां ज़्यादा माल बनाएंगी कम माल बनाएंगी? क्योंकि जब उनका माल बिक नहीं रहा तो फिर क्यों बनाए जाते हैं? जब उनका उत्पादन कम होगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी कि घटेगी? मतलब पहले जीडीपी को देखेंगे, जीडीपी कम होगी क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन कम होगा, और जब जीडीपी कम होगी तो आर्थिक समृद्धि भी क्या होगी, कम हो जाएगी। आया मजा? क्यों भाई, साइकिल चलानी आई, कैसे चलती है अर्थव्यवस्था की साइकिल? अब उल्टा आ जाइए, इसका सिंपल आपके समझ में आया? तो अरे सिंपल आपके समझ में आया कि नहीं? कोई बात नहीं, तो तुम अपना काम कर लीजिए, है ना, आराम कर लीजिए, बाद में सुन लें। अब मान लो CRR को हम कम कर दें, भाई CRR को क्या कर दें अब हम कम कर दें, मान लो सपोज करो,
तो जब ये कम हो जाएगा यानी कि आरबीआई कहेगा कि भाई ऐसा करो, हमारे पास पैसा तुम कम रखो और लोगों को ज़्यादा ऋण दो। तो जब आपके पास आरबीआई पैसा कम रखेगा बैंकों का, तो बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बैंकों के पास जब पैसा बढ़ जाएगा तो उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी, यानी कि ऋण देने की क्षमता घटेगी कि बढ़ेगी? जब ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा ऋण देंगे। जब बैंक के पास खूब पैसा होगा, खूब, और लोगों को, काफ़ी लोगों को पैसा देना है, तो थोड़ा ऋण अपना, मतलब अपनी ब्याज दर कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि पैसा खूब है, खूब उधार देना है, तो थोड़ा रेट घटा देंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगे। जब आपके पास बैंक अपनी ब्याज दर को कम कर देंगे तो ऋण की उपलब्धता लोगों को ज़्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? ज़्यादा अवसर होंगे लोगों के पास ऋण लेने के। उससे क्या होगा, जब ऋण ज़्यादा लोग लेंगे, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो कार भी खरीदेंगे, मकान भी बनाएंगे, सब काम होगा, तो निवेश बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। रोजगार, फिर रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? रोजगार बढ़ गया तो लोगों के पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे तो बाजार से, मार्केट में कुछ खरीद कर लाएंगे कि नहीं? मांग बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी मांग। जब मांग बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी कि ज़्यादा होगी? सामान्यतः ये जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सत्य होंगी, सामान्यतः बात चल रही है, क्या नहीं? क्यों? अगर मान लो आपूर्ति ठीक, मतलब ज़्यादा हो गई, तो महंगाई नहीं भी बढ़ेगी, ठीक है नहीं? अब जब आपके पास महंगाई भी बढ़ गई, लोग खरीद खूब रहे हैं, खूब अपनी दीपावली मना रहे हैं, तो कंपनियां ज़्यादा उत्पादन करेंगी, कम करेंगी? कम करेंगी, ज़्यादा? ज़्यादा करेंगी, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, उनके उत्पाद बिक रहे हैं, खूब उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। जब जीडीपी बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, आराम से देश खूब तरक्की करेगा, खूब अपने जो है अर्थव्यवस्था गतिशील होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा होगा मोदी जी का, ठीक है नहीं? हाँ जी, जो भी होना है होगा तो सही, कुछ ना कुछ। ये तुम्हारे समझ में आ भी रहा है कि ऐसे ही अपने हाँ हाँ कर रहे हो? अच्छा। हाँ जी। तो ये आपका पास क्लियर हो, ये यही समझ में नहीं आता बहुत लोगों के, नहीं आती है इकोनॉमिक्स समझ में, ये नगद आरक्षित अनुपात पे चक्कर काटते रहते हैं। अब अब आएगा सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये क्या होता है? ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम वही है, उसी जैसा है। अब आरबीआई क्या काम करता है? आरबीआई ऐसा नहीं होता है कोई भी बैंक जो है अपनी मर्जी से पैसा लिए बैठी है, आरबीआई काफ़ी उनसे कुछ करवाता है। ये होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR, ठीक है नहीं, यानी कि सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है भाई? ये होता है जो एनडीटीएल था हमारा, एनडीटीएल का वह भाग जो निवल मांग अथवा आवधि देयता का वह निश्चित प्रतिशत, यानी कि एनडीटीएल का वह निश्चित प्रतिशत जिसे बैंकों को या तो नगद के रूप में, या फिर स्वर्ण के रूप में, या फिर गवर्नमेंट के ऋण पत्रों को या प्रतिभूतियों को खरीद 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 कर रखा अपने पास, इस रूप में संरक्षित रखवाता है। यानी आरबीआई कहता है बैंकों से कि भाई देखो, आपको इतने परसेंट तो सीआरआर के रूप में रखना है, और आपका जो एनडीटीएल है उसका इतने परसेंट आपको या तो हमारे पास नगद जमा रखो एसएलआर के रूप में, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में, या फिर स्वर्ण के रूप में रखो, सोने के रूप में अपने पास रखो इतना, या फिर सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं, सरकार के जो ऋण पत्र हैं, उन्हें खरीद कर अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि सरकार की प्रतिभूतियां हैं तो आप किसी भी समय इन्हें पैसे में तब्दील कर लोगे। तो आरबीआई एक चीज एसएलआर और रखवाता है बैंकों से, भैया इतना प्रतिशत आपको इस रूप में भी रखना है।
तो यानी CRR के रूप में भी पैसा बैंक RBI के पास रखते हैं और वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में, या स्वर्ण के रूप में रखेंगे, या नगद के रूप में, या फिर सरकार की प्रतिभूति खरीद कर रखेंगे। और इसका निर्धारण कौन करता है? RBI करता है। RBI द्वारा निर्धारित मौद्रिक नीति का यह उपकरण है। ये सारे जो रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, ये सब मौद्रिक नीति के टूल हैं कि RBI कैसे जो है महंगाई को कंट्रोल करता है, कैसे मार्केट से पैसा खींचता है, कैसा मार्केट में पैसा डालता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ ये? तो दो प्रकार से RBI अपने पास पैसा रखवाता है, एक तो इस टाइप से, एक उस टाइप। अब मान लो, आ जाइए फिर साइकिल चलाते हैं। SLR अगर बढ़ा, RBI ने कहा कि आपको मतलब ज़्यादा बढ़ा के कहा कि 5% रखना है, और नॉर्मली RBI मान लो 3, फुल फॉर्म ये ऊपर लिखी हुई नहीं है, ये स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। अगर मान लो SLR का परसेंटेज बढ़ा दिया RBI ने कि भाई आपको हर बार आप 4% पैसा रखते थे हमारे पास नगद के रूप में, या सोने के रूप में, या फिर सरकार की प्रतिभूति खरीद कर रखते थे, इस बार आपको अपना 5% पैसा डालना है। RBI ने बढ़ा दिया वो। तो बताइए, जब RBI ने वो बढ़ा दिया तो बैंकों को ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे RBI के पास, या कम? कम। तो तुम बेटे इसी देख के बोल रहे हो, तो तुम इसका मतलब लग रहा है मुझे। बत, हाँ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि बैंक वाले ज़्यादा पैसा रखेंगे RBI के पास या कम? तो ज़्यादा रखेंगे ना, जब RBI बढ़ा देगा तो। जब बैंक ज़्यादा पैसा रखेंगे RBI के पास, तो बैंकों के पास पूंजी कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? कम रहेगी। तो फिर बैंकों के पास ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है नहीं। जब आपके पास ब्याज दर बैंक क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। जब बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे तो आप ये बताइए